हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद बीपी सर में। जैसा कि हमने कहा था कि आपके लिए आज हम वर्णमाला की मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए होंगे। चलो अधिक देर ना करके स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हमने बताया था ऊष्म, तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतास्थ व्यंजन बताए थे। अंतास्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा होते हैं। तो उस इसलिए कौन सा विकल्प सही है? ए। अगला क्वेश्चन, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? अघोष। सघोष क्या होते हैं? जिनमें श्वास के साथ साथ ध्वनि का भी प्रयोग किया जाए वो सघोष कहलाते हैं, और जिनमें केवल श्वास का प्रयोग किया जाए वो अघोष कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था कि तीनों सा और हा व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या, रा, ला, वा को अंतास्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरा आंसर। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ, हमने क्या बताया था? ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? पा वर्ग। पा, फा, वा, भा, मा। हमने आपको उच्चारण स्थान बताया था कि किस हिसाब से याद करते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और हमने बताया था कि क्रम से इसमें क्या है? का में का वर्ग लगा लीजिए, कंठ में का वर्ग, तालु में चा वर्ग, मूर्धा में टा वर्ग, दंत में ता वर्ग, ओष्ठ में पा वर्ग। पा वर्ग का मतलब पा, फा, वा, भा, मा। तो यहां देखिए क्या है? ला क्या पा वर्ग में आता है? नहीं आता, तो ये विकल्प नहीं हो सकता। रा क्या पा वर्ग में आता? नहीं आता, नहीं हो सकता। सा पा वर्ग में आता? नहीं आता, नहीं हो सकता। फा, पा, फा दूसरा वर्ण है पा वर्ग का, तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? फा। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? समझिए, जिन जिन शब्दों के अंत में आ आए उन्हें अकारांत कहते हैं। इसी प्रकार से यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ईकारांत कहते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आए तो उन्हें आकारांत कहते हैं। बड़ो ऊ आए तो उन्हें ऊकारांत कहते हैं। इस प्रकार से आपसे ओ आए तो ओकारांत, औ आए औकारांत। तो यहां क्या पूछा है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। तो कौन सा आंसर होगा? डी। अगला क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है? स्वर हमने क्या बताया? हिंदी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं? आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए ओ औ। तो आ भी है, यहां उ भी है, ए भी है, वाह क्या है? व्यंजन है, तो आंसर क्या होगा? वाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? हमने घोष वर्ण आपको बताए थे, घोष और अघोष। घोष वर्ण की पहचान हमने क्या बताया? घोष वर्ण क्या बताए थे? वर्गों के प्रथम कामा द्वितीय। प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? अघोष। इसके अतिरिक्त क्या बताया था? तीनों सा। वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण
अघोष होते हैं और तीनों सा क्या बताए थे, अघोष। अब बचे क्या है, वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। इसके अतिरिक्त हा और या, रा, ला, वा, ये सारे होते हैं घोष। तो अब आप देखिए पा, पा वर्गों का कौथा वर्ण है, पा पहला वर्ण, और पहला वर्ण क्या होता है, अघोष। जबकि हमसे पूछा क्या है, घोष, तो ये हो नहीं हो सकता। टा, टा क्या है, वर्गों का पहला वर्ण है, तो वर्गों का पहला वर्ण किसमें आता है, अघोष में, तो ये घोष ये भी नहीं हो सकता। फा, पा, फा वर्गों का द्वितीय वर्ण है, और वर्गों का द्वितीय वर्ण क्या होता है, अघोष, तो फा भी नहीं हो सकता है। बचा क्या, दा, ता, था, दा, दा क्या है, वर्गों का तृतीय वर्ण, और हमने क्या बताया था, वर्गों का तृतीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण हो या पंचम वर्ण हो, वो क्या होते हैं, घोष। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। हमने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। तो यहां आपको ऑप्शन दोनों दिए, वर्ण और अक्षर, तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, वर्ण। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं। हमने जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तब हमने बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, हमने बताया था व्यवस्थित वर्ण समूह को। जब हमने वर्णमाला का क्लास ली थी तो वहां बताया था कि वर्ण व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। अगला, निम्नलिखित कंठय ध्वनियां, और आप एक देखिए कि ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी का, सारे मैंने जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। उनकी हमने एग्जाम की डेट भी यहाँ टाइप करवाई है जो आए हुए हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कंठय ध्वनियां हैं। अभी हमने बताया था कंठ, पहले हमने बताया था उच्चारण स्थान क्रम से याद रखना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसके बाद हमने क्या बताया था, क्रम से क्या लगाएंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और दा वर्ग। तो कंठ में क्या लगाएंगे, का वर्ग। अब का वर्ग की ध्वनि देखो कहां पे, का, खा, ये तो कंठ है, और कोई है, यारा, ये नहीं है कंठ। जे, चा, जा, ये भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अभी हमने बताया था कि कंठ, तालु, मूर्धा, तो इसी प्रकार कंठ में क्या लगाते हैं, का वर्ग, तालु में क्या लगाते हैं, चा वर्ग, मूर्धा में क्या लगाते हैं, टा वर्ग। अब देखिए टा वर्ग का यहां कौन सा है, गा क्या है, का वर्ग का आता है, तो ये कंठ मूर्धन नहीं है। जा, चा, छा, जा, चा वर्ग में आता है, ये नहीं है। पा, फा, बाबा, ये भी नहीं है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, टा वर्ग किस में आता है, मूर्धन में। टा वर्ग क्या है, मूर्धन, तो आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। हमने अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताया था। अल्पप्राण और महाप्राण हमने बताया था, वर्गों के प्रथम, कामा तृतीय, कामा पंचम वर्ण क्या बताए थे, अल्पप्राण। और बताया था वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या बताए थे, महाप्राण। इसके अतिरिक्त हमने क्या बताया था, अल्पप्राण में या, रा, ला और वा अल्पप्राण बताया था। अब आप इनमें से देखिए कौन सा वर्ण यहां है, आ, बड़ा आ। हमने बताए थे सारे स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, सारे स्वर अल्पप्राण होते हैं। इसके बाद हमने क्या था, वर्गों के प्रथम और तृतीय वर्ण, वर्गों के प्रथम और तृतीय वर्ण। यहां ऑप्शन ये दो गलत दे दिए हैं कि वैसे तो यहां पर अब व्यंजन के हिसाब से उन्होंने पूछा कि व्यंजनों के वर्गीकरण के हिसाब से पूछा कि अल्पप्राण कौन से होते हैं। यहां पर देखिए वर्गों का पहला वर्ण का, खा, गा, गा कौथा होता तृतीय वर्ण, तो इस हिसाब से आंसर यहां पर ए करेंगे। यदि ए आंसर ना दिया हुआ होता तो ए होता, क्योंकि हमने बताया था कि सारे व्यंजन सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। सारे स्वर, सॉरी, सारे स्वर जो होते हैं वह सघोष और अल्पप्राण होते हैं।
तो यहाँ पर व्यंजनों के हिसाब से पूछा है कि निम्नलिखित में कौन से अल्प प्राण वर्ण हैं। यहाँ पर व्यंजन के वर्गीकरण के हिसाब से पूछा। तो व्यंजन के वर्गीकरण में हमने बताया था कि वर्गों के पहले, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण होते हैं। तो वर्गों का पहला वर्ण का और इसका तृतीय वर्ण गा, इसलिए आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विकसित ध्वनियां। हमने बताया था कि जो विदेशी भाषाओं से ली जाए उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी ध्वनियां या आगत ध्वनियां, उन्हीं को विकसित ध्वनियां कहते हैं। जैसे हमने बताया था का, अगर इसके नीचे क्या लगा दें, खा, गा, जा और फा। हमने बताया ये 5 ध्वनियां हैं जो विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, इसीलिए इन 5 को विदेशी ध्वनियां या आगत ध्वनियां कहते हैं। किंतु आजकल इन 3 का प्रयोग नहीं होता है, इन 2 का प्रयोग होता है। इसीलिए हमने बताया था कि आगत ध्वनियां कितनी होती है, 2। लेकिन यहां पूछा विकसित ध्वनियां, तो विकसित ध्वनियां कौन सी हो जाएंगी, जिनके नीचे हलंत लगा, बुंदा टाइप का लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हमने बताए थे दीर्घ स्वर कितने होते हैं, वैसे तो 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ। हमने बताया था ये 7 जो होते हैं मूल दीर्घ स्वर होते हैं, किंतु हमने बताया था कि शुरू के जो 3 होते हैं ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। अब आप देखिए, बड़ा आ भी दिया हुआ है, बड़ी ई भी दी हुई है, बड़ा ऊ भी दिया हुआ है, और यहां पूछा, अब वैसे तो आपका दीर्घ स्वर ओ भी हो जाए, लेकिन इन्हें पूछा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। और हमने बताया था मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ। तो यहाँ कौन सा ओ दीर्घ स्वर तो है लेकिन मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। हमने बताया था भाषा की 2 इकाइयां होती हैं, एक मौखिक इकाई और दूसरी लिखित इकाई। भाषा की 2 इकाइयां होती हैं, एक मौखिक इकाई और लिखित इकाई। इसी प्रकार से ध्वनियां भी 2 प्रकार की होती, मौखिक ध्वनि और लिखित ध्वनि। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 2। अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था कि यदि आपसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पूछा जाए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने 3 प्रकार के स्वर बताए थे, किंतु मात्रा के आधार पर हमने ह्रास स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रास का मतलब जिसे 1 मात्रा देते हैं और दीर्घ का मतलब जिसे 2 मात्रा देते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, ह्रास स्वर और दीर्घ स्वर। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपका जब स्वरों का वर्ग पढ़ाया था तो हमने बताए थे कि मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक समृत स्वर, दूसरा अर्ध समृत, तीसरा अर्ध विवृत और चौथा विवृत स्वर। यदि आपसे पूछता मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, किंतु यहां पूछा जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर बताए थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहां क्या है, ऑप्शन 3 वाला सही होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। हमने बताया था जैसे कहीं पर आधा का, आधा का और इसमें आ मिला दें तो ये क्या हो जाता है, का वर्ण हो जाता है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल, ये क्या हो गया, ये आपका शुद्ध व्यंजन तो ए है, लेकिन जब इसमें स्वर मिल जाता, हमने बताया था व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। अर्थात व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो इसीलिए एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बन गया, हमारा व्यंजन बन गया। तो आपका ऑप्शन होगा सी, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। अगला ई, हमने बताया था आदि का उच्चारण किससे होता है। हमने उच्चारण याद करने का क्रम बताया था कि कंठ, तालु, मूर्धा, और हमने इसमें लगाने का क्रम भी बताया था
कि कंठ में क्या होता है, अगर स्वर बताएं तो हमने बताया था आ बड़ा आ, तालु में आ बड़ा के बाद क्या आता है, ई बड़ी ई। तो आपने देखा यहां पर क्या आ रहा है, ई बड़ी ई आ रहा है। तो ई बड़ी किस में आ रहा है, तालु में। तो आपको अगले अगर ध्यान भी नहीं हो तब भी हम ई बड़ी ई से बता सकते हैं, ई बड़ी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालब। फिर भी आप ध्यान रख लीजिए, हमने बताया था कंठ में क्या लगाते हैं, का वर्ग। का वर्ग का मतलब का खा गा घा अंगा, और इसके नीचे फिर क्या लगाते हैं, चा वर्ग। चा वर्ग का मतलब चा छा जा जा या। अब आप देख लिए ई बड़ी ई और चा छा जा जा या कहां आते हैं, तालु में। तालु का मतलब तालब। अतः आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। अभी हमने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था कि स्वर क्या होते हैं, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं और जो व्यंजन के उच्चारण में क्या करते हैं, अपना सहयोग प्रदान करते हैं या सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर है। अभी हमने आपको बताया था दीर्घ स्वर क्या क्या होते हैं, आ बड़ा आ, सॉरी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये तीन तो होते हैं मूल दीर्घ स्वर। इसके अतिरिक्त क्या होता है, ए, ओ और औ। तो अब आप देखिए छुट्टी क्या दीर्घ स्वर है, नहीं ह्रास स्वर है। इसके अतिरिक्त ए भी दीर्घ स्वर में आ रहा है, ए भी दीर्घ स्वर में आ रहा है और ए भी दीर्घ स्वर में आ रहा है। अब हमारा यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किस ऑप्शन को टिक करें। तो हम हमेशा मूल दीर्घ स्वर को ही दीर्घ स्वर मानेंगे। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, ई। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन, काकल्य वर्ण। हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो हमने बताया था स्वरयंत्री, स्वरयंत्री या काकल्य वर्ण। स्वरयंत्री या काकल्य वर्ण क्या होता है, हा। अब हा देखिए आपका कौन सा विकल्प, सी विकल्प। अतः आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, इसके बाद या का उच्चारण स्थान होता है। या का उच्चारण स्थान, देखिए उच्चारण स्थान का याद रखने का क्रम वही कंठ, तालु, दंत, कंठ तालु मूर्धा। और हमने इनका क्रम बताया था कैसे लगाते हैं, यहां पर का वर्ग लगाते हैं, यहां पर चा वर्ग लगाते हैं, यहां पर टा वर्ग लगाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने यहां पर बताया हा लगा लेते हैं और इसमें क्या लगाते हैं, यहां से लगाते हैं या, रा और ऐसे ला नीचे लगाते हैं। हमें पूछा या का उच्चारण स्थान, तो या का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। तालु का मतलब तालब, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं। यदि आपको उच्चारण स्थान सही ढंग से नहीं मालूम है तो आप इस तरह के क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे आपसे पूछा रा का विवरण, रा का विवरण, ये सब क्या दिए हुए हैं। रा हमने बताया था क्या होता है, रा लुंठित, लुंठित भी होता है, प्रकंपित भी होता है, प्रकंपित। ला क्या होता है, लुंठित होता है और प्रकंपित होता है। इसके अतिरिक्त हमने क्या बताया था, अल्प प्राण और महाप्राण की बात करी थी। तो हमने बताया था घोष, अघोष और सघोष। हमने क्या बताया था कि अघोष में क्या आता है, वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों सा। तो इसका मतलब इसमें रा तो आता नहीं है, रा कहां आता है, सघोष में। तो अघोष तो है नहीं, तो क्या है, सघोष है। इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण की बात की थी, अल्प प्राण और महाप्राण। हमने बताया था कि वर्गों के पहले, तृतीय और पंचम वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण। इसके अतिरिक्त या, रा, ला, वा होते हैं अल्प प्राण। तो महाप्राण तो होता नहीं, तो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इसके बाद आता है, हमने एक बताया था बतरस्य वर्ण, ना, रा, ला और सा। ये क्या होते हैं, बतरस्य वर्ण।
तो इसमें क्या है, राग। तो बतरस तो हमने देखा है कि रा क्या बतरस है, तो बतरस चारों विकल्प में है, तो यहां से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद लुंठित, रा क्या है, लुंठित होता है, पार्श्विक होता है ला, तो ये बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पर आता संघर्षी। संघर्षी वर्ण क्या होते हैं, हमने बताया था तीनों सा और हा, तीनों सा और हा क्या होते हैं, संघर्षी वर्ण। तो क्या संघर्षी है, नहीं है, तो इसलिए संघर्ष के वाला विकल्प भी नहीं हो सकता। इसके बाद स्पर्श। स्पर्श हमने क्या बताया था, का से लेकर मा तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो रा क्या का से लेकर मा तक में आता है, नहीं आता, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब बचा बतरस से, हमने बताया बतरस से है, नारा लासा बतरस है। इसके बाद क्या था, लुंठित, लुंठित भी रा होता है। इसके बाद सघोष, सघोष भी रा है। इसके बाद अलप्राण, अलप्राण भी रा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हुआ, पहला सही हुआ। अगला क्वेश्चन, अंतायस्त और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। हमने बताया था या, रा, ला और वा, ये चार वर्ण क्या होते हैं, अंतायस्त। इसके अतिरिक्त सा, बड़ा सा और हा, ये चार वर्ण होते हैं ऊष्म। अब हमसे पूछा अंतायस्त और ऊष्म, चार अंतायस्त और चार ऊष्म मिलकर कितने हो गए, 8। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन, इसके बाद आता है द्रग का वर्ण विच्छेद। हमने जब आपको शब्दकोश की क्लास बताई थी तब हमने आपको वर्ण विच्छेद करना बताया था। द्रग, आपको क्या देखना है, द्रग एक किसकी मात्रा होती है, ऋण की। ऋण किसमें लगा है, दा में। तो अगर हम इसका विच्छेद करें तो दा कैसा हो जाएगा, आधा। और दा में कौन सा स्वर है, ऋण, तो दा के बाद ऋण। इसके बाद गा आधा, और गा में कौन सा स्वर है, आ। तो आप देखिए कहां पर है, दा, ऋ, गा और आ, पहला ऑप्शन ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन सा है। हमने बताया सघोष की क्या बताई थी पहचान, कि वर्गों के तृतीय चतुर्थ, हमने बताया सा, यहां से ध्यान रखिए, सा अपने सा में चौथे स्थान पे आता है, बड़ा सा, पेचरो सा, छोटा सा। मतलब यहां पर बड़ा सा, षटकोण वाला सा और छोटा सा अपने वर्ग में चौथे स्थान पर आता, तीसरे स्थान पर। तब हमने सघोष की आपको पहचान बताई थी कि वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, और हा, या, राला, वा, ये क्या होते हैं, सघोष। तो यहां देखिए पा क्या वर्गों का तृतीय वर्ण है, पा वर्गों का पहला वर्ण है, इसलिए ए वाला विकल्प नहीं हो सकता। था, था वर्गों का चौथा वर्ण, द्वितीय वर्ण, और हमने बताया क्या वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण होते हैं सघोष, तो ए वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद हमने क्या बताया था, तीनों सा, तीनों सा कहां पहुंच जाते हैं, वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं, अघोष, और तीनों सा भी अघोष होते हैं। और हमसे पूछा है सघोष, तो सा भी सघोष नहीं हो सकता है। आप देखिए बा, पा, फा, बा चौथा है, वर्गों का तृतीय वर्ण है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा आपका, तीसरा। अगला क्वेश्चन, ऊष्म वर्ण कौन सा है। हमने बताया थे तीनों सा और हा, ये क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण। तो यहां पर देखिए, यहां पे है कोई ऐसा, ए हा, आपका ऑप्शन पहला ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्यान का शुद्ध विच्छेद कीजिए। आपको उद्यान परीक्षा में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, उद्यान, हमने बताया था ये व्यंजन गुच्छ कहलाता है, धा जो होता है ये व्यंजन गुच्छ कहलाता है। ये किसके, किन दो वर्णों के मेल से मिलकर बना हुआ होता है, आधा दा और प्लस या, आधा दा प्लस या। चूंकि टाइपिंग में इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए हमने आपको ये अलग से लिख के दिखाया है कि परीक्षा में आपको उद्यान इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, और उसका क्या करना है, हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उ, और दा का विच्छेद, धा का विच्छेद क्या हो, आधा दा प्लस या, तो क्या हो गया, उ प्लस आधा दा प्लस या। अब बड़ा की मात्रा है तो आगे बड़ा आ, और फिर प्लस ना, और इसमें आ।
इधर देख लीजिए, उद्यान, छोटा ऊ, धा किसके में, आधा दा और प्लस या। इसके बाद क्या है, बड़ा की मात्रा है तो बड़ा आ। इसके बाद ना, आधा ना और प्लस आ। अब देखिए आप इसमें कौन सा विकल्प सही है। छोटा ऊ, आधा दा, या, बड़ा आ, ना, और इसमें ना में हलंत नहीं है, यहां पर भी ना में हलंत नहीं है, यहां पर भी ना में हलंत नहीं, नाक पे हलंत कहां है, तीसरे वाले विकल्प में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है। टा वर्ग में आते कौन कौन से हैं, टा, ठा, डा, ढा, अणा। तो आपका टा, ठा, डा, ढा, अणा भी आता है, तो कौन सा नहीं आता, धा। धा किस वर्ग में आते हैं, ता, था, दा, धा, टा वर्ग में आता है। और हमसे पूछा टा वर्ग में नहीं है, टा वर्ग में कौन कौन से हैं, टा, ठा, डा, ढा, अणा। तो ये तीनों तो टा वर्ग में आते हैं, आता कौन सा नहीं है, धा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, धा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। या आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी भाषा के कुल कितने वर्ण हैं, तो 52। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52। इन वर्णों को ही लिपि कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। इसीलिए पूछा कि कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। वर्ण लिपियां, जो वर्ण होते हैं इन्हें ही लिपि चिन्ह कहा जाता है, इसीलिए यहां पर पूछा गया वर्ण लिपियां। वर्ण लिपियां कितनी होती, 52। तो आपका ऑप्शन कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, समझिए, मुख से निकलती है, यानी जिनमें नाक का प्रयोग नहीं। अगर आपसे बात की जाए अनुनासिक, अनु माने होता है मुख और नासिक माने नाक, जिनका उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों का प्रयोग हो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। निरनुनासिक, निरनु माने नहीं, नासिक माने नाक, जहां नाक का प्रयोग ना हो, केवल मुख का प्रयोग हो, तो उसे निरनुनासिक कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अर्ध विवृत स्वर है। हमने आपको बताया था कि मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समृत, दूसरा अर्ध समृत, इसे बार बार लिखने से आपको याद हो जाएंगे, अर्ध विवृत, और चौथा विवृत। समृत में हमने क्या क्या बताए थे, ई, बड़ी ई, इसके ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद अर्ध समृत में क्या बताया था, ए और ओ। और अर्ध विवृत में क्या बताया था, आई, छोटा आ और औ और एक आगत आ। इस प्रकार से हमने बताया। और विवृत में क्या बताया था, बड़ा आ। समृत में ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृत में ए और ओ। अर्ध विवृत में आई, आ, औ और आ। विवृत में बड़ा आ। अब आप देखिए अर्ध विवृत पूछा, अर्ध विवृत कौन सा, जे वाला। इसमें आई कहीं यहां पे है। इसके अतिरिक्त देखिए छोटा कहीं नहीं है, औ कहीं नहीं है, आगता कहीं नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। हमने बताया स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, का से लेकर मां तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो देखिए आप इस वाले विकल्प में देखिए, यहां पहले वाले विकल्प में देखिए हा क्या का से लेकर मां तक के वर्ण में आता है, हा तो वो वर्ण है, तो इसलिए ए वाला स्पर्श व्यंजन नहीं हो सकता। दूसरा इसमें या का से लेकर मां तक के वर्ण में आता है, नहीं आता, वो तो बाद में आता है अंतःस्थ में, तो ए वाला भी विकल्प नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें देखिए हा क्या उसम वर्ण है, तो इसे ये भी नहीं हो सकता। इसमें का, चा, पा, दा, यानी का है प्रथम वर्ग का, चा द्वितीय वर्ग का, पा पंचम वर्ग का और दा ता वर्ग का, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन सी हो। अगला क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण क्या होते हैं,
हमने अभी बताया था कि महाप्राण जो होते हैं वर्गों के द्वितीय कामा चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, कौन से वर्गों के, वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। इसके अतिरिक्त क्या बताया था हमने, तीनों सा ऊष्म वर्ण, ध्यान रखें। अब देखिए आपके यहां खा, खा क्या वर्ग का द्वितीय वर्ण, तो ये तो हो सकता है छा, चा छा ये भी द्वितीय वर्ण है, टा ठा ये भी द्वितीय वर्ण है, तो आपका ऑप्शन पहला हो सकता है। दूसरा देखिए धा, ता था दा धा ये चतुर्थ वर्ण, ये भी हो सकता है। चा, चा वर्गों का पहला वर्ण है, इसलिए ये महाप्राण नहीं हो सकता है। इसके बाद या कहीं यहां आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद मां, पा फा बा भा मां चौथा वर्ण है, पंचम वर्ण है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो आपका कौन सा, ए भी द्वितीय वर्ण, ए भी द्वितीय वर्ण, ए भी द्वितीय वर्ण, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, पहला। इसी प्रकार से आप भी जब परीक्षा में ऑप्शन देखेंगे तो इसी प्रकार से ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। द्वित्व का मतलब क्या होता है, जब कोई वर्ण दो बार आ जाए, जैसे दिल्ली, दिल्ली में क्या देखा, पहले आधा ला और फिर बाद में पूरा ला, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, द्वित्व कहते हैं। और इन ध्वनियों को क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियां। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ओआ व्यंजन है, हमने ओआ बताया था, या रा ला ओआ, ये क्या होते हैं, अंतःस्थ वर्ण। तो ओआ किसके अंतर्गत आता, अंतःस्थ, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह, सॉरी यहां पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, मान लिया जाता है, यहां पर होगा लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। हमने जब आपको वर्णमाला बताई थी तो उससे पहले लिपि की परिभाषा बताई थी। हमने बताया था कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। तो क्या है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों को मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिपि। आपका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। हमने बताया था का वर्ग किसमें आता है, कंठ में, कंठ में का वर्ग, तालु में चा वर्ग, मूर्धा में टा वर्ग, दंत में ता वर्ग और ओष्ठ में पा वर्ग। और ये सारे वर्ण कैसे हैं, पा वर्ग के हैं, तो आपका ओष्ठ बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जैसे आपने देखा है कि आधा का प्लस षटकोण वाला सा मिलके अब क्या बन जाता है, छा, आधा ता प्लस रा मिलके क्या बन जाता है, तेरा, आधा जा प्लस या मिलके क्या बन जाता है, गया। तो आपने देखा कि दो व्यंजन वर्ण मिलके क्या बनाते हैं, एक नया व्यंजन, जिसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और प्लुत क्या है। हमने बताया था उत्पत्ति के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रास, दीर्घ और प्लुत क्या है, स्वर। ऑप्शन ए ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन, कंठय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि। अब इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले पूछे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, का से लेकर मा तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। का, गा, खा, घा, यानी चारों वर्ण जो है, विकल्प अभी हमने क्लियर नहीं कर पाया, चारों वर्ण जो है स्पर्श है। अब अगले बढ़ेंगे कंठ। कंठ में क्या होता है, का वर्ग, का खा गा गा अंगा, तो का खा गा घा, यानी कंठ भी, चारों वर्ण जो है वो कंठ भी है। अगला बढ़ेंगे अघोष। अघोष क्या होता है,
हमने बताया था वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष। तो पहले और द्वितीय वर्ण कौन से? का, खा। का और खा जो है वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण है। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ए वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमने देखा स्पर्श से अभी कोई ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हुआ, कंठ से भी कोई ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हुआ। फिर इसके बाद देखा अघोष। अघोष हमने देखा वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो का और खा वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण है, जबकि गा और घा तृतीय और चतुर्थ वर्ण है। तो इसीलिए गा और घा वाला ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। अब बचा इन दो में हम कैसे देखेंगे? महाप्राण। महाप्राण क्या बताया था? वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो यहां पर का तो वर्गों का पहला वर्ण ये अल्प प्राण हो जाएगा, तो बचा कौन सा? खा। इसलिए आपका ऑप्शन सी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, दंतोष्ठ। हमने बताया था कि दंतोष्ठ स्वर में एक ही स्वर आता है, वो भी कौन सा? वाह। और इसके अतिरिक्त एक बताया था कि आगत ध्वनि का जो फा। तो यहां पर वाह है, अगर यहां पे फा के नीचे बिंदी लगी हुई होती तो हम कह सकते थे, वैसे तो दंतोष्ठ क्या होता है? वाह। तो इसीलिए ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? हमने अभी आपको बताया था कि लुंठित क्या होती है? लुंठित या प्रकंपित, इसे बोलते हैं रा को। चाहे आपसे कोई लुंठित कहे या प्रकंपित कहे तो रा होती है, और पार्श्विक ध्वनि जो होती है वो ला होती है। पार्श्विक ध्वनि क्या होती है? ला। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? हमने बताया था कि कंठ में क्या आते हैं? आ और बड़ा आ और बड़ा। और उसके बाद आता तालु। तालु में हमने क्या बताया था? ई और बड़ी ई और बड़ी। अब बात आती है कंठ और तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से, यानी आ और ई मिलके क्या बन जाता है? ऊ। और आ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाता है? सॉरी, आ प्लस ई मिलके बन जाता है ए, और आ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाता है? ए। अब देखिए इनमें कौन सा वर्ण है? ए। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ या, रा, ला, वा। या, रा, ला ये पहला वर्ण। आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? हमने बताया था का वर्ग। का वर्ग क्या होता है? कंठ है। का वर्ग को क्या कहते हैं? कंठ है। इसी प्रकार से चा वर्ग को क्या कहते हैं? तालु। चा वर्ग को क्या कहते हैं? तालु। और टा वर्ग को क्या कहते हैं? का चा टा। टा वर्ग को कहते हैं मूर्धा। तो आप देखिए टा वर्ग मूर्धन्य। आपका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर वैसे तो 7 होते हैं, लेकिन मूल दीर्घ स्वर 3 ही होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो वहां पर बड़ा आ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए वरीयता हम इसे देंगे। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार हमने बताया था, व्यंजन संधि पढ़ाई थी, व्यंजन संधि की क्लास में हमने बताया था कि प्रथम वर्णों का पंचम वर्ण में परिवर्तन। जो अंगा होता है, पंचम वर्ण अंगा, या, अणा, ना और मा। जो अनुस्वार होता है वह अंगा की जगह पे भी प्रयोग किया जाता है, या के भी जगह पर प्रयोग किया जाता है, अणा के जगह पर भी प्रयोग किया जाता है, ना के जगह पर भी प्रयोग किया जाता है, माँ के जगह पर भी प्रयोग किया जाता है। तो ये अंगा या अणा मा कौन से वर्ण है? पंचम वर्ण। तो इसलिए अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्णों का। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? हमने बताया था कि आ प्लस ई मिलकर क्या बन जाता है?
ए, और आ प्लस ए मिलके क्या बन जाता है ए, और आ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाता है ओ, और आ प्लस ओ मिलके क्या बन जाता है ओ। तो ये चार जो स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और हम हमसे पूछा कि संयुक्त स्वर नहीं है, तो देखो ए क्या है, संयुक्त स्वर है। ए क्या है, संयुक्त स्वर है। ओ क्या है, संयुक्त स्वर है। तो है कौन सा नहीं, बड़ा ओ। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए दंत में होता क्या क्या है। हमने बताया था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, यानी चौथे नंबर पे दंत आता है। कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। इसी प्रकार से आप वर्ग याद कर लीजिए, का, चा, टा, ता, यानी ता वर्ग। ता वर्ग का मतलब ता, था, दा, धा और ना। ये सारे वर्ण क्या हैं, दंत हैं। तो ता भी दंत है, दा भी दंत है। अब बचा या और ला की बात आती है। तो हमने क्या बताया था कि कंठ में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, यहां पर लगाते हैं या क्या होता है, सबसे पहले ऊपर या लगाते हैं, या क्या होता है, तालब्य। तो या के बाद क्या लगाते हैं, रा, और रा के बाद क्या लगाते हैं, ला। तो ला तो दंत होता है किंतु या दंत नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा आपका, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। हमने बताया था कि जब स्वरों का वर्गीकरण मुख और जीव के आधार पर किया जाता है, मुख के आधार पर हमने बताया था क्या होता है, मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जबकि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मुखाकृति के आधार पर हमने कौन कौन से बताए थे, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। जबकि जीव के प्रयोग के आधार पर बताए थे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो हमने बताया था जो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्वर जीव के प्रयोग के आधार पर नहीं आता है, जबकि अग्र स्वर जीव के प्रयोग के आधार पर आता है, मध्य भी जीव के प्रयोग के आधार पर आता है, पश्च भी जीव के प्रयोग के आधार पर आता है, आता कौन सा नहीं, विवृत स्वर। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है। घोष हमने क्या बताया था, घोष या सघोष की बात होती है वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। अब हम लिखेंगे नहीं, आपको वैसे बताएंगे। खा, खा देखिए, का और खा, खा कौन सा है, वर्गों का द्वितीय वर्ण है, और वर्गों का द्वितीय वर्ण कौन सा होता है, अघोष। तो ये तो अघोष हो गया। चा, चा क्या है, वर्गों का प्रथम वर्ण है, ये भी अघोष हो गया। मां, पा, फा, बा, भा, मा, पंचम वर्ण, तो ये सघोष हो गया। छा देख लीजिए, चा, छा, छा क्या है, वर्गों का द्वितीय वर्ण, तो ये अघोष हो गया। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। आप देखिए ऊ क्या है, एक वर्ण व्यंजन, ऊ क्या है, स्वर है, तो बाकी सारे क्या है, व्यंजन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। अगला, निम्नलिखित में कौन से ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। हमने बताया ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी होती है, पा वर्ग जो होता है वह आपका ओष्ठ्य ध्वनि होती है। पा ओष्ठ, फा, पा, फा, बा, भा, मा, बा और मा ये भी ओष्ठ कहलाएंगे। जबकि ता क्या होता है, दंत होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन से हैं। हमने क्या बताया था कि जो पंचम वर्ण होते हैं, अंगा, या, अणा, ना और मा, इस पांचों वर्ण जो होते हैं नासिक वर्ण कहलाते हैं। तो आप देखिए यहां पर या, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ए और ए क्या कहलाते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि आ और प्लस ई मिलके क्या बन जाता है, ई। जबकि आ का उच्चारण के स्थान क्या होता है, कंठ, और ई का क्या होता है, तालु। कंठ और तालु मिलके क्या हो जाएगा, ए बनता है। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कंठ तालब। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। आप देखिए
कि ला होता है, हिंदी वर्णमाला में होता है, और ला में क्या लगाते हैं, ऋ की मात्रा, तो लिर बन जाता है। इसीलिए का में ऋ की मात्रा लगाते हैं तो किर बन जाता है। और आपका अणा भी हिंदी की मानक वर्णमाला में, जबकि श्री जो है आपकी मानक हिंदी वर्णमाला में नहीं, इसलिए आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। हमने बताया द्वित्व क्या होता है, जब कोई वर्ण दो बार आ जाता है, पहले आधा और फिर पूरा। तो आप देखिए इसमें कोई वर्ण दो बार है, यहां कोई वर्ण दो है, यहां पर आधा ला और ला, ये द्वित्व वर्ण है, इसीलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। हमने क्या बताया था, ये ऊष्म वर्ण भी कहलाते हैं, इन्हें संघर्षी वर्ण भी कहते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऊष्म संघर्षी। छा, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। छा, छा आपने क्या देखा कि आधा का और षटकोण वाला सा मिलके क्या बन जाता है, छा। तो दो वर्णों के मेल से छा बनता है, इसीलिए इसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। हमने क्या बताया था, आधा जा और प्लस या के मेल से क्या मिलके बनता है, ज्ञा। तो आप देखिए आधा जा और यहां कहां पर है, देखो इसमें जा पूरा दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल आपको ऑप्शन बड़ा ध्यान से देखना कि यहां पर जा कैसा है, पूर्ण वर्ण है, और यहां पर जा कैसा आधा वर्ण है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष हमने क्या बताए थे, वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष होते हैं, इसके तीनों सा अघोष होते हैं। तो देखिए आपका सा दिखाई दे रहा है, इसीलिए यही वाला अघोष वर्ण कहलाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा। संयुक्त क्या होता, तीनों सा और हा, तो तीनों सा और संयुक्त व्यंजन कौन सा है, सॉरी संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से मिलकर बना हो, आधा जा प्लस या मिलकर क्या बन जाता है, ज्ञा। तो संयुक्त वर्ण क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। हमने बताया था घा आता कहां, का खा गा घा, का वर्ग में आता है, और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो आप देखिए कंठ, यानी ए ऑप्शन आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत में आते क्या क्या है, ता वर्ग यानी ता था दादा ना, ये दंत होते हैं। इसके अतिरिक्त छोटा सा, ठीक है, तो देखिए ता था दा ना, ये तो तीनों तो वर्ण दंत हो गए, बचा क्या टा। जबकि टा क्या होता है, का चा टा, यानी कंठ तालु मूर्धा, टा होता है मूर्धन्य, और यहां पूछा दंत नहीं है, तो इसीलिए टा जो है वो दंत नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा अमानक वर्ण है। देखिए आपको यहां ये टाइपिंग शुद्ध नहीं हुई है, आपको ये किस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, परीक्षा में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। हिंदी वर्णमाला में ए जो शब्द है, ये इसका कोई स्थान नहीं है, इसीलिए इसे अमानक वर्ण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। छा वर्ण किसके योग से मिलकर बनता है। हमने बताया था आधा का और प्लस षटकोण वाला सा, तो कौन से विकल्प में है, आधा का प्लस षटकोण वाला सा, ए विकल्प। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हमने बताए थे हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, जबकि 33 व्यंजन होते हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन में 11 है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। टा वर्ग में आते कौन कौन से हैं, टा ठा डा ढा अणा। तो ठा आता है, डा भी आता है, अणा भी आता है, लेकिन घा, घा जो है का वर्ग में आता है, इसीलिए घा जो है टा वर्ग का नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। हमने आपको लिखवाया था पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होते हैं, हमने बताया था छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ,
औ, ये क्या होते हैं, ओ और, ये पश्च स्वर होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ा आ भी पश्च स्वर होता है। ये 5 जो स्वर हैं वो पश्च स्वर हैं। अब देखिए इसमें बड़ा आ आता है तो ये पश्च स्वर है, बाकी ये सारे कैसे हैं, व्यंजन हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है। संयुक्त रूप हमने क्या बताया था, आधा का और प्लस षटकोण वाला सा। अगर जब इनका संयुक्त रूप बनाते हैं तो एक खड़ी चौपाई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो क्या कहेंगे हम कि खड़ी चौपाई को हटाकर क्या बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। देखिए विसर्ग कहाँ, इसमें कहीं विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग नहीं, इसमें भी नहीं, विसर्ग क्या है, ए है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। स्वर देखिए, ए क्या है, स्वर है। ला क्या स्वर है, नहीं है। का क्या स्वर है, नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। हमने बताया था ओ किन दो वर्णों के मेल से मिलकर बना होता है, छोटा आ प्लस उ मिलकर क्या बन जाता है, ओ। और छोटा आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ऊ का स्थान क्या होता है, ओष्ठ। तो कंठ प्लस ओष्ठ मिलकर क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। तो ये डी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। अगला है चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। चा किस वर्ग में आते हैं, का चा दूसरे स्थान पर चा वर्ग आता है, और दूसरे पे क्या आता है, कंठ तालु यानी तालब्ध तालु। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमने बताया था जब वर्णों के नीचे बिंदी लगी हुई होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, अरबी फारसी। ये कहां से ली गई हैं, अरबी फारसी ध्वनियां कहलाती हैं। इसीलिए इसे आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला तालब्य व्यंजन, तालब्य क्या होता है, कंठ तालु यानी चा वर्ग जो होता है वो तालब्य कहलाता है। चा वर्ग देखिए कहां पे है, चा छा जा झा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष नहीं है, घोष होते कौन कौन से हैं। हमने बताया था वर्गों के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या होते हैं, घोष कहलाते हैं। तो आपका रा और इसके अतिरिक्त तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण के अतिरिक्त हमने क्या बताया था, हा और या रा ला वा। वर्गों के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण के अतिरिक्त हा या रा ला वा क्या होते हैं, घोष होते हैं। अब हमसे पूछा घोष नहीं है, तो रा तो घोष है, ला भी घोष है। अब क्या है, ये कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण। देखो टा ठा डा तृतीय वर्ण, तो ये भी घोष है। लेकिन ता कौन सा, प्रथम वर्ण है, तो इसलिए ए घोष नहीं है, इसे अघोष कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, सी सही होगा। किस शब्द में ऋर स्वर नहीं है। ऋर कृपा, कृपा में क्या है, ये ऋर की मात्रा होती है। कृष्ण में भी ऋर है, दृष्टि में भी ऋर है, लेकिन यहां कहीं ऋर दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां स्वतंत्र रूप से क्या अनुस्वार स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता नहीं है। स्वर के साथ आने वाली ध्वनि होती नहीं होती, स्वर के बाद में आने वाली ध्वनि को अनुस्वार नासिक ध्वनियां कहते हैं। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को ही अनुस्वार कहा जाता है। अगला ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है। हमने क्या बताया था, ओ किसके मिलके बनता है, छोटा आ प्लस उ मिलके क्या बन जाता है, ओ। जबकि छोटा आ क्या होता है, उच्चारण स्थान कंठ, और उ का क्या होता है, ओष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। डी ऑप्शन सही होगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, 52। अगला, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52। कई तरह से क्वेश्चन पूछा गया बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बीएड एग्जाम में पूछा गया था, इस प्रकार से भी बीएड एग्जाम में पूछा गया। अगले पूछ, निम्न में अर्ध स्वर, हमने बताया था अर्ध स्वर। हमने बताया था जब हिंदी वर्णमाला की क्लास पढ़ाई थी तो हमने बताया ईसत स्पष्ट पूछे आपसे कोई,
ईषत् स्पृष्ट या अर्ध स्वर कहे तो हमने बताया था दो वर्ण होते हैं वो अर्ध स्वर होते हैं, या और वा, या और वा। तो वहां पर ए ऑप्शन में या है, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, धीर दीर्घ ये भी स्वर होते हैं, ह्रास स्वर भी होते हैं, प्लुस स्वर भी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी, डी ऑप्शन। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? हमने बताया था वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो आप देखिए द्वितीय और चतुर्थ कहां पे है? सी ऑप्शन में, दूसरा और चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, हमने आपको बताया था कि भाषा की, यदि आपसे कहा जाए कि भाषा की सार्थक इकाई तो क्या होती है? वाक। इसी प्रकार से छोटी चली जाती है, लेकिन सबसे यहां पूछा लघुत्तम इकाई, तो लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि। अगला, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा का वैशिष्ट्य है। सबसे पहले आप देखिए वा। अब आप इन चारों ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या? ओष्ठ। तो देखिए बा क्या? पा फा वा, पा वर्ग में आता है और पा वर्ग क्या होता है? ओष्ठ। तो हम पहला ऑप्शन तो एलिमिनेशन ऐसे नहीं कर सकते। दूसरा स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श यहां भी है, स्पर्श यहां भी, स्पर्श यहां भी, लेकिन यहां क्या लिखा? स्पर्श संघर्षी। जबकि स्पर्श संघर्षी हमने वर्ण बताए थे वो क्या होते हैं? चा, छा, जा और झा। ये चार वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन तो एलिमिनेशन हो गया। इसके बाद क्या? अल्पप्राण। हमने बताया था वर्गों के पहले और तृतीय और पंचम वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। बा कौन सा? पा फा बा, वर्गों का तृतीय वर्ण, तो अल्पप्राण भी हो सकता है। यहां भी अल्पप्राण, इसमें अल्पप्राण, इसमें अल्पप्राण, लेकिन इसमें महाप्राण, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेशन हो गया। अब आता है घोष और अघोष। हमने क्या बताया था? वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण अघोष होते हैं, और जबकि तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो पा फा वा, बा कहां आता है? वर्गों का तृतीय वर्ण है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? घोष। तो अघोष है, घोष है, इसलिए ये अघोष वाला ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा और बाकी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण क्या होते हैं? वर्गों के पहले, तीसरे और पंचम वर्ण। खा, खा क्या वर्गों का पहला वर्ण है? नहीं है। तीसरा है? नहीं है। पंचम नहीं है। था, ता, था दूसरा वर्ण, ए भी दूसरा वर्ण, ए भी दूसरा वर्ण। चा, चा वर्गों का कौन सा वर्ण? पहला वर्ण है, इसीलिए आपका कौन सा होगा? चा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है? हमने बताया का से लेकर मां तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और जबकि आपका या वर्ण जो है वो का से लेकर मां तक से अलग है, तो ये अंतःस्थ वर्ण है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में कंठे ध्वनियां हैं। कंठे ध्वनियां हमने बताया, क्या बताया था? का वर्ग में क्या आती है? कंठे ध्वनियां आती हैं। तो का और खा ये क्या कहलाएंगे? कंठ। वर्णमाला किसे कहते हैं? ये पहले भी बता चुके हैं, आपकी यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए हमने इसको दोबारा लिखा जिससे कि आपको जानकारी हो कि यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम में भी आया हुआ है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की सा ध्वनि है, हमने बताया था सा ध्वनि, यहां पर उच्चारण स्थान पूछा है। उच्चारण स्थान के आधार पर बताया था कंठ तालु दंत मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। फिर इसके बाद हमने बताया था यहाँ पर का वर्ग लगा लेते हैं, यहाँ पर चा वर्ग लगाते हैं, यहाँ पर टा वर्ग लगाते हैं, यहाँ पर ता वर्ग लगाते हैं और इसके बाद पा वर्ग लगाते हैं। इसके बाद हमने बताया था ऊपर हा लगाते हैं, फिर यहाँ पर या लगाते हैं, या लगाते हैं, और यहीं पे क्या लगाते हैं? बड़ा सा भी लगाते हैं। तो बड़ा सा क्या होगा? तालब ध्वनि क्या कहलाती है? बड़ा सा, बड़ा सा कहलाती है तालब ध्वनि। अगला, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है।
अलप प्राण, हमने क्या बताया था, वर्गों के पहले, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलप प्राण। यहाँ पे वर्ग का क्या है, वर्गों का पहला वर्ण है, खा वर्गों का द्वितीय वर्ण है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। चा वर्गों का पहला वर्ण है, जा चा छा जा वर्गों का तृतीय वर्ण है, यहाँ चा छा जा झा यहाँ वर्गों का पंचम वर्ण है, यानी पहला, तृतीय और पंचम वर्ण, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, हमने बताया ओष्ठ वर्ण क्या होते हैं, पा वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं वो सब ओष्ठ कहलाते हैं, पा फा बा भा मा, मा भी पा वर्ग का है, वा भी मा पा वर्ग का है, उ हमने बताया छोटा उ और बड़ा उ भी ओष्ठ्य होता है, किंतु बड़ा आ जो है वो कंठ होता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, देखो वर्ण माने रंग भी होता है, वर्ण माने जाति भी होती है, और वर्ण अक्षर को भी वर्ण कहते हैं, किंतु आकाश जो है वर्ण का अर्थ नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। कौन वर्ण घोष नहीं है, कौन वर्ण घोष नहीं, इसके ऑप्शन अगले पेज पे हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है, रा ता सा और डा। हमने बताया था घोष क्या होते हैं, वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और इसके तृतीय हा और या राला वा। तो हमने देखा या राला वा ये क्या होता है, घोष होता है, जबकि ता जो है वर्गों का प्रथम वर्ण है, घोष वर्ण ता जो है, ता जो है वर्गों का प्रथम वर्ण है, ये घोष नहीं है। इसके बाद सा, तीनों सा क्या होते हैं, अघोष होते हैं, प्रथम वर्ण भी अघोष होता है, और टा ठा डा, टा ठा डा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, डा जो है, डा जो आपका घोष वर्ण ही कहलाता है। इसके अगला क्वेश्चन देखिए, रा जो हमने बताया था घोष वर्ण, घोष वर्ण हमने बताया था, घोष कह लें या सघोष कह लें एक ही बात होती है, वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, इसके अतिरिक्त हा, या, रा और ला और वा, ये सारे वर्ण जो होते हैं घोष कहलाते हैं। अब आपका रा वर्ण जो है वो घोष कहलाया, तो रा तो विकल्प हो गया। इसके अतिरिक्त ता जो है वर्गों का प्रथम वर्ण है, वो क्या होता है, अघोष होता, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसके बाद सा, तीनों सा जो होते हैं वो अघोष होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। किंतु यहाँ पर ये डा दिया हुआ है, ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, क्योंकि टा ठा डा, डा क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई वर्ण और होगा, वो टाइपिंग में मिस्टेक है, इसलिए ये दोनों वर्ण जो हैं वो आपके सघोष हैं। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में ऋर स्वर नहीं है, आप देखिए किस शब्द में ऋर स्वर नहीं है, कृपा में ऋर है, कृष्णा में ऋर है, दृष्टि में ऋर है, लेकिन रिवाज में ऋर नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दंतय वर्ण है, दंत क्या होता है, ता वर्ग जो होता है वो दंत होता है, ता था दा धा ना, तो देखिए आप ता दंत है, और यहां पूछा दंत है, तो ता पहला वर्ण ही, ये सी विकल्प जो है वो दंत है। अगला, ये हमने आपको तीसरी क्लास पढ़ाई थी हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश के आधार पर पूछा गया है कि संतान, सकल, सचल, सक्षम का सही क्रम है, तो इनका सही क्रम ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका विच्छेद करना पड़ेगा। हालांकि आप मन में ही सोच सकते हैं, हमने बताया था कि तीनों इनके प्रथम वर्ण देखिए सा 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 सा, तो तीनों वर्ण सा हैं, किंतु इस वाले सा पर क्या अनुस्वार लगा हुआ है, और हमने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले अनुस्वार, फिर चंद्रबिंदु, फिर विसर्ग, एक क्रम होता है। तो आपने देखा कि सा के ऊपर क्या है, अनुस्वार वाला सा पहले आएगा, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार वाला सा पहले आएगा। तो देखिए आप
इसमें अनुस्वार नहीं, इसमें अनुस्वार नहीं, तो ए वाले दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेशन हो गए। अब बचा क्या, संतान, और यहाँ भी संतान। अब दूसरा सकल, सकल ये भी सही है। फिर आया सचल और यहाँ सक्षम। अब देखिए सचल, हमें तीसरे वर्ण पर चर्चा करनी है। सचल, सचल का अगर हम विच्छेद करें तो किस प्रकार से होगा, आधा सा को ऐसे ही छोड़, आधा सा प्लस आधा चा प्लस और आधा ला प्लस जबकि यहां पे छा है, हमने बताया था कि जो छा वर्ण है वो किसके बाद आता है, का के बाद। का के बाद क्या आता है, छा। तो जो छा है, का के बाद हमने बताया था छा आता है, तो छा जो है चा से पहले आ जाता है, और यहां पर दूसरा वर्ण चा है, जबकि यहां पर दूसरा वर्ण क्या है, छा है, तो ये वर्ण पहले आएगा, और जबकि चा वर्ण बाद में आएगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं सक्षम को, आधा सा प्लस प्लस छा मा प्लस आप देखिए सा बिल्कुल सही है, भी बिल्कुल सही है। अब हिंदी वर्णमाला में चा जो है, छा वर्ण जो है वो चा से कैसे आएगा, पहले आएगा, तो इसलिए इसका स्थान पहले होगा, तो आपका ऑप्शन ए भी एलिमिनेशन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में महाप्राण वर्ण, हमने बताया था वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण। दूसरे और चौथे वर्ण, का क्या था, पहला वर्ण ये भी नहीं हो सकता, चा क्या होता है, पहला वर्ण ये भी नहीं हो सकता है, था, वा, था का होता है दूसरा वर्ण है, तो इसलिए ये हो सकता है वा। हमने बताया था महाप्राण में क्या आता है, तीनों सा और हा आते हैं, वा नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, आपका ऑप्शन ए सही होगा। हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आता है, आ के साथ आते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आमात्रिक, आमात्रिक मतलब जिसमें कोई भी मात्रा ना हो। देखिए कारखाना में बड़ा की मात्रा, यहाँ भी बड़ा की मात्रा, ये भी बड़ा की मात्रा, अमिताभ में छोटी की मात्रा, यहाँ पर बड़ा की मात्रा, कलरव यहाँ इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, इसीलिए आपका सही ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, अलप्राण कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है। हमने बताया था अंग और आहा को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, जबकि आहा को विसर्ग भी, तो विसर्ग को ही अयोगवाह कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, टा, का चा टा, और कंठ तालु मूर्धा, तो इसलिए मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं वो टा वर्ग में आते हैं। अगला, प्रत्यय के आधार पर ला, ला हमने क्या बताया था, रा तो होता है लुंठित और प्रकंपित, जबकि ला क्या होता है, पार्श्विक, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या होते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखो छा क्या है, आधा का और षटकोण वाला सा के मेल से बना हुआ होता है, आधा ता और रा मिलके त्रा बना हुआ होता है, आधा सा और रा मिलके स्रा बना होता है, जबकि षटकोण वाला सा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, हमने अभी बताया था कि चा, छा, जा और झा, ये चारों वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं, जबकि तीनों सा और हा, इनमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इन्हें तो स्पर्श संघर्षी कहते हैं, किंतु ये ऊष्म वर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्म संघर्षी कहते हैं। और हमसे पूछा है कि स्पर्श संघर्षी, देखो हमने बताया था तीनों सा ये भी ऊष्म संघर्षी है, ये ऊष्म संघर्षी है, जबकि चा, छा, जा, झा, जा जो है वो स्पर्श संघर्षी है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हमने बताया था स्वर कितने होते हैं,
11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम, अभी हमने आपको जब शब्दकोश का एक क्वेश्चन करवाया था कि छा किसके बाद आता है? का के बाद। का के बाद क्या आता है? छा आता है। तो आपका आंसर होगा ए। ए का उच्चारण स्थान, ए किसके मेल से मिलकर बना होता है? छोटा आ प्लस ई मिलके बन जाता है ए, जबकि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का ताल होता है, इसीलिए इसे कंठ तालब कहते हैं। निम्नलिखित में से वर्ण, कौन वर्ण अंतास्थ नहीं है? जबकि या रा ला वा, या अंतास्थ है, वा भी अंतास्थ है, रा भी अंतास्थ, हा जो है अंतास्थ नहीं है, उष्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा? हमने बताया था वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण अघोष कहलाते हैं। हमने बताया जो यहां पर आ वर्ण दिया हुआ है, हमने बताया सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष कहलाते हैं। और अघोष पूछा है, अघोष कहा है तो ये क्या है? सघोष है। इसके बाद क्या आता है? जा, चा छा जा, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष। हा, हा क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। जबकि सा, हमने बताया था वर्गों के पहले द्वितीय वर्ण और तीनों सा जो होते हैं वो अघोष कहलाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। हिंदी की तालब ध्वनियां, तालब का मतलब कंठ तालु, का वर्ग चा वर्ग, तो चा वर्ग कहां है? चा छा जा झा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण ने क्या बताया? वर्गों के पहले तृतीय और पंचम वर्ण, वर्गों के पहले तृतीय और पंचम वर्ण। पहला वर्ण है क्या ये? नहीं, ये द्वितीय वर्ण है। ता था दा धा चौथा वर्ण है, ता था द्वितीय वर्ण है, ता प्रथम वर्ण है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। अगला क्वेश्चन, अब बात आती स्पर्श। आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा वर्ण जो स्पर्श भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है और दंत भी है। तो आपने देखा हा, हा क्या स्पर्श है? हमने बताया का से लेकर मां तक के वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं, जबकि हा क्या है? ऊष्म है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब स्पर्श क्या है? ये तीनों ऑप्शन क्या है? स्पर्श है। अघोष वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण भा, पा फा बा भा, ये चौथा वर्ण चतुर्थ वर्ण है, तो इसलिए अघोष नहीं हो सकता है। इसके बाद दा, ता था दा, ये तृतीय वर्ण है, ये अघोष नहीं हो सकता है। था, ता था द्वितीय वर्ण यानी अघोष है। महाप्राण क्या होता है? वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण। था क्या होता है? दूसरा वर्ण, तो महाप्राण भी है। दंत क्या होता है? ता वर्ग जितना है वो दंत है, ता था दा धा ना, इसलिए ऑप्शन में आपका कौन सा होगा? सी सही होगा। आपकी पूछा स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ, तो आपने देखा कि हा जो है स्पर्श नहीं है, इसीलिए इसे देखते ही एलिमिनेशन कर देंगे। इसके बाद आता है स्पर्श, ये तीनों वर्ण स्पर्श हैं। अब आती है घोष, वर्गों के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। दा, ता था दा तृतीय वर्ण है, भा, पा फा बा भा चतुर्थ वर्ण, ये भी क्या है? घोष है। था, ता था द्वितीय वर्ण, और द्वितीय वर्ण क्या होता है? अघोष होता है, जबकि यहां पर क्या पूछा है? घोष। अब बात आती महाप्राण, वर्गों के द्वितीय और चौथे वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण। पा फा बा भा चतुर्थ वर्ण है। इसके बाद ता था दा, दा का था तृतीय वर्ण, ये अल्प प्राण है, और हमसे पूछा महाप्राण, तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। निम्न में कौन सा समृत स्वर है? हमने समृत स्वर बताए थे कि छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये चार स्वर जो होते हैं वो समृत स्वर होते हैं। तो आपका बड़ा तो इसमें है नहीं, औ है नहीं, आय है नहीं, तो है कौन सा? छोटी ई। हिंदी की बा ध्वनि है पा, कंठ तालु दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, पा का चा टा ता पा, और बा जो है पा वर्ग में आता है, जबकि पा वर्ग आपका ओष्ठ कहलाता है, इसीलिए आपकी बा ध्वनि जो होगी वो ओष्ठ कहलाएगी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, ता वर्ग जो होता है वो दंत कहलाता है, ता था दादा ना, तो आपका ता जो है वो दंत कहलाएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा दंतोष्ठ, हमने बताया था कि एक व्यंजन ऐसा है जो दंतोष्ठ होता है, उसे बोलते हैं वा। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है, कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। हमने मूर्धन्य ध्वनि क्या बताएं, कंठ, तालु, मूर्धा। का चा टा, टा वर्ग कहां है आप देख लीजिए, टा ठा डा ढा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान हमने बताया था, सा कहां लगाते हैं, सबसे ऊपर, पहले ऊपर हा फिर सा लगाते हैं, और कंठ के बाद क्या आता है तालु, तो सा क्या हो जाएगा, तालव्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन सा है। अर्ध स्वर हमने बताया था या और वा, ये दो स्वर हैं, इन्हें स्वरेंत्री या ईशत स्पृष्ट या अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो आपका या जो है ऑप्शन ए में है, इसीलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। या राला वा किस वर्ग के व्यंजन है, हमने बताया था अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। इनमें कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, देखो छा जो है आधा का और षटकोण वाला सा के मेल से मिलकर बनना होता है, आधा ता और रा मिलके त्रा बनता है, आधा जा और या मिलके ज्ञा बनता है, जबकि फा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ला जो हो, ला जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। अगला विकल्प, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। हमने बताया था कि समृत, अभी बताया था छोटी ई, बड़ी ई, छठा ऊ और बड़ा ऊ, ये कैसे समृत है, जबकि हमने बताया था ऊ और बड़ा ऊ क्या होते हैं, पश्चमी होते हैं, पश्चमी होते हैं। तो ये बड़ा ऊ जो है वो समृत में भी आता है और पश्चिम में भी आता है, तो उसको हम कह सकते हैं पश्च समृत। आपका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, हमने बताया था वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण कैसे होते हैं, महाप्राण होते हैं, और यहां पूछा महाप्राण नहीं है, खा का खा दूसरा वर्ण, इसलिए ये महाप्राण है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये चतुर्थ वर्ण है, ये भी महाप्राण है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चा छा जा, चा छा जा तृतीय वर्ण है, तो ये महाप्राण नहीं है, और ये चा छा जा झा चतुर्थ वर्ण, ये महाप्राण है, जबकि हमसे पूछा महाप्राण नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी होगा। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ में क्या आता है छोटा बड़ा, तालु में क्या होता है छोटी बड़ी, और छोटा छोटी मिलकर क्या बन जाता है ए, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो आई। अगला, निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी, हमने बताया था चाहे ऊष्म व्यंजन कहे या चाहे संघर्षी कहे, चाहे ऊष्म संघर्षी कहे, तो वो होते तीनों सा और हा। अब देखिए यहां पर आपका ऑप्शन सी जो है हा, वो संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी, हमने बताया था ऊष्म संघर्षी, स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, चा छा जा और झा, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं, जबकि ऊष्म संघर्षी क्या बताए थे, तीनों सा और हा। तो हमसे यहां पर बात की गई स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी का मतलब चा छा जा और बाकी कोई सा नहीं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, घोष होते कौन से हैं, वर्गों के तीसरे चतुर्थ और पंचम वर्ण, जबकि हा और या रा ला और वा, ये सारे वर्ण जो होते हैं घोष होते हैं, तो हमने बताया घोष नहीं है, तो क्या रा घोष है, ला घोष है, डा चौथा वर्ण तृतीय वर्ण, चा छा जा बोल, टा ठा डा ढा, टा ठा डा तृतीय वर्ण, ये भी घोष है, तो ता जो है वर्गों का प्रथम वर्ण है, ये अघोष है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला वर्ण,
तालब्य व्यंजन, तालब्य क्या होता है? कंठ तालु, यानी चा वर्ग जो होता है वह तालब्य होता है, चा छा जा झा। आपका बी ऑप्शन सही होगा। शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये लैटिन भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन, शब्दकोश में निम्न में सर्वप्रथम आने वाला शब्द, देखिए आपको कमी, कमल, कमान, इसके बाद कर। देखिए पहले आपको हम इनका विच्छेद करके बताते हैं। का प्लस आ प्लस माँ और प्लस बड़ी, ये कमी का विच्छेद हो गया। कमल का प्लस आ प्लस माँ प्लस आ प्लस ला, इसके बाद का प्लस का प्लस आ प्लस माँ प्लस बड़ा आ प्लस, यहाँ पे का प्लस आ प्लस रा प्लस आ। आप देखिए पहले वर्ण तो हर जगह पर समान है, दूसरा वर्ण भी आ है, तीसरे वर्ण से हम देखेंगे यहाँ भी माँ, यहाँ भी माँ, यहाँ भी माँ, यहाँ भी माँ। रा जो है, माँ वर्ण जो है रा से पहले आता है, तो ये तो सबसे नंबर 4 पे आएगा। कर जो है आपका चौथे स्थान पे आएगा। जबकि अब इसमें देखना है कि माँ पर सबसे पहले क्या है, स्वर देखेंगे। यहाँ बड़ी ई है माँ के बाद, यहाँ माँ के बाद छोटा आ है, यहाँ माँ के बाद बड़ा आ है। तो आपका जो स्वर है वो सबसे पहले स्वर कौन सा आता है? छोटा आ। हिंदी वर्णमाला में आ पहले आता है, तो ये आपका कौन से स्थान पे आएगा? पहले स्थान पे आएगा। इसके बाद बड़ा आ आता है, ये दूसरे स्थान पर आएगा, और एक चौथे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर। जबकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि सर्वप्रथम आने वाला शब्द, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? कमल। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शब्दकोश में निम्न में सर्वप्रथम आने वाला शब्द फकीर। अब हम विच्छेद नहीं करवाएंगे, आपको यहीं से बताएंगे। देखो पहला वर्ण क्या है? फा, यहाँ भी फा है, यहाँ भी फा है, यहाँ क्या है? ना। तो आप देखिए फा किस में आता है? पा वर्ग में। और जबकि ना किस वर्ण में आता है? ता था दाधा ना। का चा टा ता, का चा टा ता पा। पा वर्ग नीचे आता है, जबकि ता वर्ग कहाँ आता है? ऊपर आता है। तो आपका ना वर्ण जो है वो सबसे पहले आएगा और फा बाद में आएगा। तो यहाँ हमसे सबसे प्रथम वर्ण पूछा, इसलिए 9 का हमारा जो सबसे पहला वर्ण होगा। इसके बाद पूछा है शब्दकोश में निम्न में से सबसे अंत में आने वाला शब्द। तो अंत में पूछा तो हम यहाँ पर फिर से इनका सबका क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। हृदय, संदर्भ, स्वीकृति, संघर्ष। देखिए हा जो वर्ण है सबसे अंत में पूछा है, क्या होता है? तीनों सा और हा। तो हमने देखा है कि यहां पर क्या है, ये सा जो वर्ण है, सा वर्ण जो है हा से कैसे है? पहले है। यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है, और यहाँ भी सा है। तो ये जो वर्ण है वो क्या होंगे? पहले होंगे। जबकि यहाँ पर क्या है? हा वर्ण है। तो ये हा वर्ण जो है इनके बाद में होगा। तो इसलिए अंत में सबसे पहले क्या आएगा? हृदय। इसके बाद शब्दकोश में सर्वप्रथम आने वाला शब्द, देखिए यहाँ पर का है, का है, का है, का है। इसके बाद प्रथम वर्ण से हमें कोई अनुमान नहीं लगता। दूसरा वर्ण देखिए पा, यहाँ पर ना, यहाँ पर दा, यहाँ पर फा। तो इसे लिखेंगे पा। और यह लिख लीजिए, इसका विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? आधा का प्लस आ, या मत करो इसे। प्रथम वर्ण का है तो इससे तो कोई बात नहीं। दूसरा वर्ण देखिए पा, यहाँ पर दा, यहाँ पर ना, यहाँ पर पा। तो आपने देखा दा जो है वो ता वर्ग में आता है, ता था दाधा ना। इसके बाद फा जो है वो पा वर्ग में आता है। यहाँ इसका दूसरा वर्ण वो ता वर्ग का है।
और इसका जो दूसरा वर्ण है वो पा वर्ग का है, और इसका ता वर्ग का है, और यहां जो है पा वर्ग का है। अब हमसे पूछा है कि सबसे पहले आने वाला शब्द, तो सबसे पहले देखिए वर्ग, ता वर्ग जो है ऊपर आता है, पा वर्ग नीचे आता है, तो आपका ना तो कपट हो सकता है ना तो कफन हो सकता है। अब बात आती कद की। अगला क्वेश्चन, शब्द कोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है कपट, कनक, कद और कफन। आप देखिए प्रथम वर्ण में चारों विकल्प में प्रथम वर्ण का ही है। अब हम पहले वर्ण से तो क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसके बाद दूसरे वर्ण देखते हैं, पा, ये पा वर्ग का है, ना ये ता वर्ग का है, दा ये ता वर्ग का है, और इसका दूसरा वर्ण फा पा वर्ग का है। तो आप देखते हैं कि हिंदी जो शब्दकोश है उसमें ता वर्ग जो है वो पा वर्ग से ऊपर है, इसीलिए ना तो कपट पहले आ सकता है ना कफन पहले आ सकता है। अब जो विकल्प होगा या तो कद पहले होगा या कनक पहले होगा। अब आप देखिए ता, था, दा, धा, ना, दा वर्ण जो है वो ना से पहले आ जाता है, तो इसीलिए शब्दकोश में निम्न में सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा होगा? कद होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरुण है, अमर है, आरोही है, अक्षर है, अंकुर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका विच्छेद करेंगे। अरुण, आ प्लस रा, और यहां पर क्या है, ए छोटू ऊ की मात्रा है, प्लस छोटा ऊ प्लस आ। इसके बाद क्या है, आ प्लस मा प्लस आ प्लस रा और प्लस आ। इसके बाद क्या है, बड़ा आ प्लस रा प्लस ओ प्लस हा प्लस छोटी ई। इसके बाद क्या है, आ प्लस छा लिख लीजिए प्लस रा प्लस आ। इसके बाद आ अंग प्लस का प्लस ऊ प्लस रा और प्लस आ। हमने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार कैसे आता, सबसे पहले नंबर पे। तो आपका जो पांचवा नंबर अंकुर जो है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। अब देखिए जो आपका पांचवा वर्ण है वो पहले नंबर पे, यानी सबसे पहले पांचवा स्थान आएगा। सबसे पहले कौन सा होगा, 5। सबसे पहले नंबर पे अंकुर होगा, अंकुर चौथे नंबर पे 5, तो सबसे पहले 5 होगा। अब आप देखिए विकल्प में शुरुआत में 5 कहाँ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता। अब अगर आपका एक ही ऑप्शन में 5 शुरू में होता तो आप और क्वेश्चन नहीं चेक करते, बाकी वही टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन में 5 शुरू में दिया हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, आ के बाद फिर देखें क्या, ये तो पहले नंबर पे हो गया। अब ए बच्चे इनमें दूसरे नंबर पे कौन आएगा, यहाँ पर देखिए आ, लेकिन ए जो है सबसे लास्ट में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सबसे अंत में, क्योंकि ये शुरू में दूसरे नंबर पे इनमें से कोई होगा, इन तीनों में से ये कहाँ होगा, अंत में होगा, और अंत में चौथा वाला तीसरा वाला, यानी कि अंत में क्या पहुंच जाएगा, तीसरा वाला। तो आप देखिए 5 लास्ट में तीसरा कौन सा है, यहाँ इसमें है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये क्वेश्चन गलत टाइप किया हुआ है, इसमें 2 विकल्प सही हो रहे हैं, आपका नलिनी, नीलम और मलिन, ये भी आपका ऑप्शन सही क्रम सही है, और कंगन, कपड़ा और क्षत्रिय का भी क्रम सही है। इसीलिए एक क्वेश्चन गलत टाइप किया हुआ है, यहाँ 2 विकल्प सही हो रहे हैं, ये क्वेश्चन ये विकल्प नहीं हो सकते। बाकी नलिनी, नीलम, मलिन का भी क्रम सही है, कंगन, कपड़ा और क्षत्रिय का भी क्रम सही है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।